नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप और बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश डिबेट में। आज का जो हमारा मुद्दा होने वाला है वो है कौन जाएगा राज्यसभा। दरअसल मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अभी तक इस सीट से केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद थे। उनके इस्तीफे से ये सीट खाली हुई है। इसके लिए 3 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। उसी दिन नतीजे भी आएंगे। राज्यसभा उपचुनाव के लिए 21 अगस्त को नामांकन होना है, जबकि 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद 26 अगस्त को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। इस राज्यसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव की तस्वीर पहले ही साफ हो गई है। वैसे अगर इस सीट पर बीजेपी बड़े आराम से जीत दर्ज करेगी तो 230 सीट वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा के 163 विधायक और कांग्रेस के 64 विधायक है। आदिवासी पार्टी का एक विधायक है, जबकि 2 सीटें खाली है। ऐसे में बीजेपी बड़े आराम से सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक इस सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। मध्य प्रदेश 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। कांग्रेस ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था। उसके बाद से ही कांग्रेस से साइड लाइन चल रहे सिंधिया 2020 में पार्टी के विधायकों को तोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी। इसी की बख्शीश के तौर पर बीजेपी ने सिंधिया को राज्यसभा सांसद बनाते हुए केंद्रीय मंत्री का जिम्मा सौंपा था। आखिर कौन कौन होंगे भाजपा और कांग्रेस पार्टी के संभावित दावेदार, इन्हीं सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं राजनेताओं की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। अब देखिए, केपी यादव जिसकी टिकट काटकर सिंधिया जी को टिकट दी गई थी, वो भी दावेदार हैं और बहुत सारे लोग और भी दावेदार हैं, बड़े बड़े नेता हैं। कुछ दावेदार जो कांग्रेस से वहां चले गए वो भी है। अब आपने ठीक कहा कि एक अनार 100 बीमार। अब बीजेपी को देखना है कि इन अंतर्विरोधों के बीच में क्या सामंजस्य बिठा ले। लेकिन बीजेपी में सीटों को लेकर घमासान चल रहा, ऐसी खबरें आ रही। देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो देश और प्रदेश की जनता लगातार नकार रही है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता न करें। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा नेता कार्यकर्ताओं के काम का मूल्यांकन होता है और मूल्यांकन के आधार पर ही अवसर दिया जाता है और जो भी पार्टी नेतृत्व का निर्णय होता है वो सभी को स्वीकार्य होता है। ये कांग्रेस पार्टी है जहाँ पद का लोलुपता और केवल सत्ता के लिए राजनीति की जाती है। भाजपा में सत्ता केवल सेवा का माध्यम है। जिसको भी मौका मिलेगा वो सभी का सर्वमान्य उम्मीदवार होगा। तो चलिए, आज के इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन, कांग्रेस प्रवक्ता रोशनी यादव और भोपाल से ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पे। मंजरी जी, सबसे पहले आपसे सवाल, कौन जाएगा राज्यसभा, किसके नाम पर लग सकती है मुहर, बीजेपी क्या कुछ तैयारी है? जी देखिए, ये तो सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस भी कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजने की टिकट दिया जाएगा तो सभी लोग सहमति से और वरिष्ठ नेतृत्व संगठन का जो कमिटी है वो इसको जो है वो निर्णय करेंगे। तो इसलिए इसमें कोई संशय की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी भी कार्यकर्ता को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को, बड़े से बड़े कार्यकर्ता को, किसी को भी जो पार्टी अपने तरीके से आकलन करती है और पार्टी को जो सही लगेगा, वरिष्ठ नेतृत्व को जो सही लगेगा, उसको टिकट दिया जाएगा और वो राज्यसभा जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे यहाँ सभी एक मत उम्मीदवार होगा, उसके लिए सभी की सहमति रहेगी, सभी उसको स्वीकार करेंगे, हृदय से स्वीकार करेंगे और हम विजय की प्राप्त करेंगे। जी, बीजेपी एक तरफा जीत की बात कह रही है, कहा जा रहा है ये तस्वीर साफ है। इसको लेकर कितने आश्वस्त हैं और क्या रणनीति है इसे लेकर? हम देखिए पूरी तरह आश्वस्त है, इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है। कहाँ संशय है, आप बताइए? कोई संशय वाली बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में और निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार है, उसका कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और राज्यसभा से जो भी उम्मीदवार होगा वो सबकी सहमति से सर्वमान्य होगा और वो राज्यसभा जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जीत तो सुनिश्चित है। जी रोशनी जी, रोशनी जी, आपसे सवाल है,
कांग्रेस की क्या रणनीति होने वाली है, क्योंकि बीजेपी की जीत तो साफ नजर आ रही है, तो कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, अगला क्या कदम है कांग्रेस का और कौन होगा उम्मीदवार? कि कांग्रेस निरंतर हर लड़ाई को पूरे संघर्ष और चुनौतियों के साथ लड़ते आई है, तो आगे भी हमारे जो प्रदेश नेतृत्व के सभी वरिष्ठ नेता हैं वो संगठित होकर के और वार्ता करके इस निर्णय पे आगे कि आगे क्या विचार होगा। लेकिन चूंकि अगर विधानसभा का एक हम दृश्य देखते हैं तो वाकई बीजेपी चूंकि पूर्ण बहुमत में है, तो सबसे बड़ी लड़ाई तो अभी इनके सामने आती है, क्योंकि मुझे लगता है गुना शिवपुरी जो लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी इनके जीते हुए थे केपी सिंह यादव, और अमित शाह जी उनसे वादा करके आए थे और वहां की जनता से वादा करके आए थे कि हम आप इनकी चिंता करना छोड़ दीजिए, हम इस वादे को और इनका ख्याल पूरा रखेंगे। तो आज सवाल खड़ा होता है ये कि जो जिस तरीके से एक दर्जन भर इनके जो नाम चल रहे हैं राज्यसभा के लिए, तो मुझे लगता है कि चूंकि आज सिर्फ एक सलाह के रूप में और ईमानदारी और सच्चाई के साथ बीजेपी को खड़ा होना चाहिए कि अगर पूर्ण बहुमत में अगर आपका पल्ला भारी है, तो आपने जो केपी यादव जी से वादा किया और वहां की जनता से वादा किया, तो उनको ये मौका देना चाहिए। लेकिन ये नजर नहीं आता, क्योंकि अगर हम जातिगत समीकरण देखते हैं तो मध्य प्रदेश को इन्होंने एक मुख्यमंत्री का ताज जो है मोहन यादव जी को दिया है। तो मुझे लगता है कि केपी सिंह यादव को जो है अपनी रफ्तार तेज करनी चाहिए। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा, आज मंत्री जी ये नहीं बता सकती कि इनके प्रत्याशी कौन होंगे, क्योंकि जो अनुमान मीडिया और हम और आप और इनके नेता लगाएंगे उससे ऊपर उठकर के बात निकल कर आती है। तो ये अनुमान के बस की बात नहीं है बीजेपी प्रवक्ता और नेताओं की, क्योंकि ऐसा ही नाम निकल के आएगा। बस मैं ये कहूंगी कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसा नाम ना थोपे। जो मध्य प्रदेश की जनता ने इनको 29 सीटें दी हैं और विधानसभा में इतनी प्रचंड जीत इनको दी है, तो कम से कम उस जनता का मान सम्मान रखें, क्योंकि लगातार तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की लगातार भेंट चढ़ रहा है। युवा बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 होता है, और जिस तरीके से दलित अत्याचार होता है, बेटियों पर रेप किया जाता है, और आज किस तरीके से जो है अपहरण भी हो रहे हैं, महिला अपहरण में, अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। तो मैं ये जरूर कांग्रेस अपनी पूरी लड़ाई लड़ेगी, पूरी संघर्ष के साथ लड़ाई लड़ेगी, चूंकि लेकिन एक सामने जो दृश्य हमें दिखता है कि विधानसभा में इनका चूंकि पल्ला भारी है, तो उस हिसाब से हम अपनी एक रणनीति अपनाएंगे। लेकिन उस रणनीति में चूंकि जो मध्य प्रदेश की जनता का गुना शिवपुरी ने ये सीट उनको दी है, वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने चुनाव लड़ा, चूंकि अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल का कार्यकाल है, तो मुझे लगता है कि नीतिगत इनको जो है नीतिगत स्वभाव अपनाना चाहिए और उनके साथ न्याय होना चाहिए। जी रोशनी जी, सबसे पहले मंजरी जी से आपके ही सवालों के जवाब जान लेते हैं। आपने पूछा उम्मीदवार कौन होंगे, केपी यादव का भी आपने नाम लिया है, तो मंजरी जी क्या जवाब देंगी? क्योंकि जिस तरह से रोशनी यादव ने कहा है कि केपी यादव से बीजेपी ने कई वादे किए थे, काफी कुछ लुभावने वादे किए गए थे, तो उससे लेकर क्या कहेंगी? जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, रोशनी जी इस बात को नहीं समझ पाएंगी कि हर कार्यकर्ता का ख्याल रखा जाता है। कार्यकर्ता के लिए काम है और काम के लिए कार्यकर्ता है। हर कार्यकर्ता की महत्वता है, चाहे वो बड़ा कार्यकर्ता हो चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो चाहे वो राष्ट्रीय लेवल का कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता भाव से सब काम करते हैं। और केपी सिंह जी के लिए यदि इस तरीके से किसी वरिष्ठ नेता ने कहा है, तो उसका भी यही मतलब है कि आपका ख्याल रखा जाएगा। तो उसका ये मतलब नहीं था कि हम आपको राज्यसभा भेजेंगे, ये तो कतई नहीं कहा। ये तो कांग्रेस में होती है इस तरीके की डील। हमारे भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति नहीं है, ये कांग्रेस की संस्कृति है, और ना ही कोई खींचतान होती है। इनका जो अंतर्द्वंद है वो दिख रहा है। आज जो इनके जो ऑफिशियल ट्विटर से जो ट्वीट हुआ है, इनकी NSCI की जो लिस्ट है वो जारी हो गई बिना किसी उसके, तो इनको ही नहीं पता किसने जारी कर दी। तो ये अंतर्कलह दिखता है। दूसरी बात रोशनी जी कह रही थी तो महिलाओं के मामले में, अच्छा ये उस मामले में नहीं बोलती, जब जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, इनके गठबंधन की सरकारें हैं, वहाँ महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, किस तरीके का अत्याचार हो रहा है, वो नहीं दिखता। यहाँ बेबुनियाद आरोप लगाना, भ्रामक बातें करना, ये इनको आता है।
अभी जो बंगाल में हुआ उस पर नहीं बोली रोशनी जी। सबसे पहले तो इनको श्रद्धांजलि देना चाहिए थी उनके प्रति, लेकिन उनके प्रति उनको कुछ नहीं बोलना मेरा है। आज सोशल मीडिया हैंडल चेक करना चाहिए। बेवजह जब आपको यथार्थ और सच्चाई पता ना हो, महिलाओं के मामले में मैं मंजरी जी हमेशा खड़ी होती हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश में आज जो महिलाओं की स्थिति है, आप अपने पार्टी का पक्ष राहुल जी ने, आपकी शायद जानकारी में नहीं होगा, अमानवीय मंत्री जी आपकी जानकारी में नहीं होगा, पर राहुल जी ने जो विपक्ष के नेता है हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, उन्होंने बहुत स्पष्ट मत रखा है और बहुत ही सख्त रुख अपनाया है। राजस्थान में आपकी सरकार की रोशनी की नेताओं की तरह तो बिल्कुल नहीं है कि जब कर्नाटक में प्रज्वल रवन्ना जैसा, और अब बिहार में अपनी बात कर लेने दीजिए, इसके बाद आप बोलिएगा। रोशनी जी मैं बात कर रही हूँ, आपने सवाल किया, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। नहीं, मैं जवाब आपकी बात कर ही रही हूँ, मैंने सवाल नहीं किया। आपने जो क्वेश्चन उठाए थे मैं उस पर जवाब दे रही हूँ, तो उस पर ये बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब राजस्थान में इनकी सरकार थी तब किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े थे। जिस एनसीआरबी की रिपोर्ट की ये बात कर रही हैं, वो रिपोर्ट बताती थी कि राजस्थान में सबसे अधिक अत्याचार महिलाओं पर हो रहे थे गहलोत सरकार में। छत्तीसगढ़ में, आज कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहां देख लीजिए, वहां ये बात नहीं करेंगे। लेकिन कहाँ बात करेंगे, क्योंकि इनको तो सिर्फ राजनीति करना है, सिर्फ जो है इनको क्या कहना चाहिए, हल्ला मचाना है, इनको कुछ करना नहीं है, कुछ रचनात्मक कुछ सुझाव नहीं देना सरकार को, सरकार की किसी बात के लिए सहयोग नहीं करना। बस इनको तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है, या फिर लाइमलाइट में बनने के लिए प्रिंट मीडिया में छप जाए, मीडिया में आ जाए, बस उसके लिए ये करते रहते। जैसे ये बता रहे हैं ना कि सोशल मीडिया पे देख लेते, तो सोशल मीडिया पे जाके उन्हें श्रद्धांजलि दे दी, वैसे आप खूब चिल्लाते हैं। जी नेताओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, अधिकारियों के लिए अभद्र भाषा का मंच से प्रयोग करते हैं कि खाल खींच देंगे, उल्टा लटका देंगे। मंजरी जी हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ भोपाल से राकेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं, आप दोनों को उन्होंने सुना है। राकेश जी, जिस तरह से डीलिंग की बात की जा रही है, दोनों पार्टियों को आपने सुना है, आप क्या कहेंगे इसे लेकर, आपकी क्या राय है? देखिए कोमल, में राज्यसभा की सीट के लिए चुनाव होना है, और दरअसल ये सीट के पक्ष में जाएगी। लेकिन यदि उससे पहले हम बात करें तो इसको लेकर जो है कयासबाजी या उम्मीदवारी को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है। ऐसे में देखिए, यदि माना जाए कोमल, तो मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी का ये मानना है कि जो स्थानीय या मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति है उसको ही इस बार राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। हालांकि देखिए, इसका निर्णय हाईकमान करेगा, लेकिन इस बार जिस प्रकार से उम्मीदवारी को लेकर जो नाम सामने आ रहे हैं, यदि बात की जाए पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की बात की जाए, या इसके अलावा जयभान सिंह पवैया जी की बात की जाए, महाराष्ट्र के सेब प्रभारी रहे हैं और मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और एक बड़े हिंदूवादी नेता रहे हैं, तो ऐसे बड़े नाम है। इसके अलावा बात की जाए तो तमाम अलग अलग नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। लेकिन देखिए, बात यह है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा से जो एंट्री होती है उसमें मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर से, आउट ऑफ जो एमपी से जिन व्यक्ति को राज्यसभा भेजा जाता है, उससे जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो हताश और निराश हो जाता है। उसको लगता है कि पार्टी उसका मोल नहीं समझ रही है। लेकिन इस बार जो समीकरण, जो राजनीतिक समीकरण बन रहा है, उसमें ये नजर आ रहा है कि इस बार पार्टी जो है मध्य प्रदेश से ही किसी न किसी व्यक्ति को भेजेगी। इसके अलावा देखिए, अलग हम बात करें, देखिए मुद्दे अलग अलग होते हैं। इस बार यदि बात की जाए तो चूंकि कार्यकाल का जो समय रहेगा वो भी काफी कम रहेगा, लेकिन विपक्ष का ये जो मानना है, विपक्ष का, जैसे हम रोशनी यादव जी की भी जो बात सुन रहे थे, रोशनी यादव जी का भी कहना है कि जो व्यक्ति, यानी जो स्थानीय व्यक्ति हो, मध्य प्रदेश का व्यक्ति हो, मध्य प्रदेश से ही जो जुड़ा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को ही पार्टी यदि वहां भेजती है तो वो व्यक्ति मध्य प्रदेश का सही ढंग से प्रतिनिधित्व कर पाएगा और मध्य प्रदेश की बात जो है राज्यसभा में उठा पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से यदि हाईकमान जो निर्णय लेते हैं वो मध्य प्रदेश के बाहर के किसी व्यक्ति को यदि भेजते हैं, तो वो कोमल निश्चित रूप से जो स्थानीय व्यक्ति है, क्षेत्रीय व्यक्ति है या प्रादेशिक व्यक्ति है, जो प्रादेशिक नेता है, वो अपने आप को हताश और निराश समझता है। लेकिन अब देखिए, अभी कुछ दिनों में जो है तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि किस व्यक्ति को भेजा जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से जो राजनीति है, वो राजनीति तो देखिए हर मुद्दे पे होती है मध्य प्रदेश में, चाहे बात की जाए, चाहे विपक्ष जो है, हर यदि आज बात की जाए तो आज भी
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जो है कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन करा है। अलग अलग मुद्दे हैं, सरकार को जी घेरने की कोशिश है, अलग अलग जिलों में भी कर रही है। जी कोमल। जी जी राकेश जी, वाकई आपने जो बात कही है ये कहीं ना कहीं वाकई इस कड़ी को जोड़ती है। लेकिन अब रोशनी जी आपके पास आऊंगी कि जिस तरह से इन्होंने डीलिंग की बात कही है सीट को लेकर, जिस तरह कि कांग्रेस में डीलिंग होती है सीट को लेकर, तो कंक्लूजन स्टेटमेंट आपसे चाहूंगी इसे लेकर। देखिए, ये बीजेपी का चरित्र है डीलिंग का। आप देखिए कि 2018 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने और मध्य प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत से हमें जीत दिलाई थी और जो है मुख्यमंत्री बनकर कांग्रेस के बैठे थे। लेकिन डीलिंग किसने शुरू की? इन्होंने उपचुनाव की नौबत ला दी, हमारे 22 विधायकों को खींचकर ले जाते हैं और जो है उनके सामने एक लालच परोसते हैं। तो ये जो सत्ता में बैठकर अब जो दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपने इंदौर का भी इस लोकसभा में उपचुनाव में देखा, खजुराहो में, जहां लोकसभा में अगर कोई नामांकन फॉर्म भरता है तो लोकायुक्त में ये नियम है कि आप उसका स्क्रूटनी द्वारा उसमें जो है संशोधन किया जा सकता है, पर आप उसका फॉर्म निरस्त कर देते हैं। इंदौर में आप इनके नेता अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं, इनके संगठन के बड़े बड़े जो प्रोधा है नेता वो ले जाते हैं। तो ये तो जीता जागता सच्चाई और ये दृश्य नजर आता है कि डीलिंग भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में है, कांग्रेस के चरित्र में नहीं है। और अभी ये जो बातें कर रही थी मंत्री जी, मुझे लगता है मंत्री जी को थोड़ा शर्म करना चाहिए और इस पर भी सर्वे करना चाहिए कि आज इंडिया गठबंधन में आपके भी बड़े नेता बैठे हैं, जहां हमारी भारत देश की रेसलर बेटी जो आज इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते जो ये कह बैठी कि भारत मां मैं हार गई, अब मैं कुश्ती से नहीं जीत पाऊंगी, वही जंतर मंतर पर बैठ के अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही थी, तब प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला था। आज एनडीए गठबंधन में बिहार में एक बेटी के साथ 50 बार चाकुओं से वार किया जाता है, उसके लेफ्ट राइट पैर दोनों अलग किए जाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को ये कानून नहीं लाना चाहिए कि फास्ट ट्रैक का कानून बना के उसको 24 घंटे में सजा दे देनी चाहिए? तब इनके प्रधानमंत्री और इनके सारे नेता मौन है। जी तो मुझे रोशनी लगता है जी कि आपको ये सुन दोहरा रही है चरित्र- मंजरी जी, और क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए मंजरी जी आपके पास आऊंगी। रोशनी जी ने भी कुछ सवाल किए हैं और आपका क्या जवाब होगा उस पर जी? हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी अमित शाह जी ने ये प्रॉमिस किया था गुना शिवपुरी के बीच में लोगों बोलने से, की बहुत तो मैंने आदत बस है। इनको ये बात याद दिलाई। मैं मंजरी जी बीच में नहीं बोल रही है, अगली बार से आप मेरे साथ मत अभी जुड़िएगा। क्या आप असभ्यता, थोड़ा सा अभी सभ्यता क्या और असभ्यता dignity कर दी maintain रोशनी करके जी? रखिए। अभी क्या dignity असभ्यता maintain कर दी करके रखिए, रोशनी आप जी? भी नारी हैं। जी रोशनी जी मैंने मंजरी कब- जी अभी मैंने क्या जवाब बोल दे रही दिया है था? आपके ही बताइए, सवालों पहले का आप जी। रोशनी जी से पूछे ऐसा क्या बोल दिया जी कि मंजरी जी इनको असभ्यता आप लग रही है? जी मंजरी जी अब आप उनके सवालों का जवाब दीजिए असभ्यता जी। का परिचय क्लोजिंग आप दे रही स्टेटमेंट हैं, बीच में आप बोल रही हैं। मंजरी और जी ऊपर से क्लोजिंग आप मेरे को स्टेटमेंट। बोल रही मंजरी हैं। जी वक्त की बहुत कमी है, इसलिए देखिए, क्लोजिंग जहाँ स्टेटमेंट के जहाँ लिए आपके भारतीय पास जी। जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ वहाँ न्याय किया जाता है, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाता है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाता, चाहे वो किसी भी ओहदे का हो, सबको है। दूसरा, ये मध्य प्रदेश है जहाँ पर 12 साल से कम आयु की बच्चियों के साथ यदि दुराचार होता है तो पहला राज्य था जिसने फांसी की सजा मुकर्रर की थी। तो आज महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें प्रतिबद्ध होकर काम कर रही। हालांकि डिबेट का विषय ये नहीं है, विषयांतर करा मेरी सहयोगी बहन ने, लेकिन ठीक है, अब उन्होंने पूछा है तो मुझे इसका जवाब भी देना लाजमी बनता है। जी और बाकी रही राज्यसभा की, तो हमारा जो संगठन तय करेगा उसको सभी लोग पालन करते हैं, मानते हैं और सब उसके साथ होते हैं। निश्चित तौर पर संगठन जो है वो अच्छा निर्णय करेगा जो हमारे मध्य प्रदेश के विकास में एक अमूल एक कड़ी साबित होगा। वैसे भी हमारे 29 जो सांसद हैं वो मध्य प्रदेश से चुन के गए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने जो भरोसा जताया है उसके भरोसे पर पूरी तरह खरे उतरेंगे। जी जी राकेश जी आपके पास आऊंगी। क्लोजिंग स्टेटमेंट जी। अभी जो डिबेट हुई है, इस डिबेट में तमाम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन यदि हम अपने आज मुख्य मुद्दे की बात की जाए कि कौन जाएगा राज्यसभा, तो राज्यसभा को लेकर जैसे हमने पहले भी हमने चर्चा करी, नाम जो हमने बताए हैं कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो गए या तमाम अलग अलग नेता हो गए, उन नेताओं को जो है एक फेर इससे
कौन नेता जाएगा, हालांकि वो तो दिल्ली तय करेगा, लेकिन यदि हम बात करें विपक्ष को लेकर, सबसे बड़ी बात ये कि विपक्ष जो है इस बार हमको ऐसा लगता है कि काफी जो है एक्शन मोड में नजर आ रहा है, और जिस प्रकार से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी तमाम अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से ऐसा है कि आने वाले समय में सरकार के लिए चुनौती तो बनेगा ही, लेकिन जिस प्रकार से हम चुनाव की बात करते हैं, चुनाव में क्योंकि मध्य प्रदेश से यदि कोई लोकल प्रादेशिक व्यक्ति जाता है तो निश्चित रूप से राज्यसभा में मध्य प्रदेश के विकास को लेकर बात उठाएगा, लेकिन सरकार को घेरने की कोशिश जो है यदि अलग अलग मुद्दों को लेकर, जिस प्रकार से आज उज्जैन में भी एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस को देखने को मिला है कांग्रेस का, तो वो माना सकता है कि आने वाले दिनों में भी जो है विपक्ष जो है एक बड़ी चुनौती तो फेस करेगा। लेकिन देखिए, राज्यसभा को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन विषयांतर भी कोई मुद्दे हो रहे थे, लेकिन उसमें कंक्लूजन यही है कोमल कि कुल मिला के राज्यसभा को लेकर फेरिस्त लंबी है, एक अनार 100 बीमार की स्थिति है, कौन जाएगा इसको लेकर डिसीजन दिल्ली करेगा। जी जी, तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज का ये मुद्दा काफी अहम था। आप तीनों का एशियन न्यूज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति काफी गर्माई हुई है। हालांकि ये सीट बीजेपी के ही पक्ष में है, बीजेपी की जीत इस पर तय है, लेकिन उसके बावजूद राजनीति हो रही है, दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन जाएगा राज्यसभा। तो आज के इस डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।